बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ, और इनके बहुत सारे अच्छे कारनामे भी हैं, बहुत सारे अजीब काम भी किए हैं। नवाज शरीफ साहब जब भी अपोजिशन में होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और जब उनका हुकूमत में आने का मूड होता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आते हैं। चाहे 97 है, चाहे उससे पहले वाली हुकूमत है, चाहे 2013 है, तब भी मियाँ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी साजबाज की थी। और उसके बाद जिस तरह मियाँ साहब को निकाला गया वो भी एक तरह की ज़्यादती थी। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मियाँ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोबारा खेल खेला, अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवाया, इमरान खान को जेल में डलवाया, डील करके पाकिस्तान वापस आए, और फिर अपनी बेटी को वज़ीर आला और अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवा दिया। हालांकि इलेक्शन में मियाँ साहब हार चुके थे। मियाँ साहब की बड़ी अच्छी और तगड़ी सियासत थी पाकिस्तान में, और ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई, अभी भी मियाँ साहब की सियासत बाकी है, लेकिन बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। 2024 के इलेक्शन में मियाँ साहब की पार्टी सीटें नहीं जीत पाई, और बहुत बुरी तरह उन्हें शिकस्त हुई थी, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की छाप उनके ऊपर लग गई थी। और आज भी ये सूरत हाल है कि मियाँ साहब अगर इलेक्शन लड़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो तमाम वो लोग जो इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन रखते हैं, या वो लोग जो न्यूट्रल ओपिनियन देते हैं, या वो लोग जो चले PMLN के हमायती भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगर आज भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो मियाँ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आसिफ अली जरदारी और मियाँ साहब मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। क्या मियाँ साहब की सियासत का रिवाइवल हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा, और मियाँ साहब की जो सियासी पॉलिसी है वो बताएगी। लेकिन जो पॉलिसी मियाँ साहब इस वक्त चल रहे हैं ना, इस पॉलिसी के साथ रिवाइवल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानियों के गिले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जर्नैलों ने जिस तरह सियासत की है उससे पाकिस्तानी खाइफ हैं बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तानियों को ये लगता है कि ज़्यादातर मसाइल इन्हीं की वजह से। देखिए, फ़ौज के बारे में आवाम की राय थोड़ी मुख्तलिफ है। फ़ौज के लिए बहुत मार्जिन है आज भी आवाम के अंदर। आवाम ये समझती है कि ये बॉर्डर पे भी लड़ते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं, और एक आम फौजी जो है वो इन चीज़ों के लिए उतना जिम्मेदार नहीं है, आवाम ये समझती है। लेकिन जो पॉलिसी साज हैं वो पूरी फ़ौज को सियासत के अंदर घसीटते हैं, और फिर उनके कहने पे ही फ़ौज गोली भी चला देती है, अपने लोगों पे भी चला देती है। अब जो गोली चलाता है वो तो एक बेचारा आम सोल्जर है ना, लेकिन वो हुक्म को पूरा कर रहा होता है, हुक्म को मान रहा होता है। तो ये जो पॉलिसियां बनाने वाले हैं, इनकी वजह से इदारे और अवाम के बीच में खलीज तो पैदा हुई है। अब जो पार्टी अपने आप को इदारे के साथ लिंक करती है या उसके साथ जोड़ती है, उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, वो अवाम में गैर मकबूल हो जाती है। यही काम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है। जब तक मियाँ साहब अपनी पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब का जो सियासी रिवाइवल है वो हो पाएगा। अब आज़ाद कश्मीर में क्योंकि मियाँ साहब को अकेले भागने का मौका मिला, और मियाँ साहब अकेले भागे हैं उस इलेक्शन की दौड़ में, तो मियाँ साहब पहले नंबर पे आए। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हो या ना हो वो एक ही बराबर है, तो तय था इलेक्शन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ मियाँ साहब को हुकूमत बनाकर दी जाएगी, और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने आपको पहले बता दिया था कि वहाँ पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दी जाएगी। तो ये फॉर्मूले पहले से तय थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया था, तो मैदान बिल्कुल खुला था। तो अकेले भाग के मियाँ साहब जो है वो पहले नंबर पे आए, अपनी हुकूमत बना रहे थे। मियाँ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। ये वैसे तो बड़ी हौसले वाली बात है, हार जीत होती रहती है इलेक्शन में। मियाँ साहब भी इलेक्शन हारे हैं, यास्मीन राशिद से भी हारे हैं, और जो इलेक्शन हुआ वहाँ हज़ारा में मियाँ साहब का, वहाँ पे भी मियाँ साहब इलेक्शन हारे हैं, मानसेरा में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आप हार जाएं तो बड़े दिल से हार को तस्लीम भी करना चाहिए। मियाँ साहब इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार तस्लीम नहीं की, उन्होंने दिल बड़ा नहीं किया, बल्कि यास्मीन राशिद साहबा को लगातार जेल में रखा गया है, जिनकी सीट पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कब्जा किया लाहौर में। और ये जो मियाँ साहब ने कब्जा किया, इसकी वजह से मियाँ साहब काफ़ी मजबूर भी हैं, क्योंकि ये सीट बड़ी कमज़ोर है। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, मियाँ साहब को दीवार के साथ लगा देगी, और इतना गंदा कर देगी कि मियाँ साहब बाद में सफाइयाँ ही देते रहेंगे। या मियाँ साहब को दिल बड़ा करते हुए, हौसला पैदा करते हुए हार मान लेनी चाहिए थी, और मियाँ साहब को यह कहना चाहिए था कि मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया हूँ, लिहाजा मैं बड़े दिल से इस हार को तस्लीम करता हूँ। इसको कहते हैं हौसला। लेकिन मियाँ साहब इलेक्शन तो हार गए, हौसले के मैदान में भी हार गए। मियाँ साहब को हौसला रखना चाहिए था, इतने बड़े लीडर का, जो 3 मरतबा पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो एटमी कुव्वत है उसका वजीर आजम रहा हो, और वो इतनी जल्दी हौसला हार जाए कि एक खातून से वो इलेक्शन हारा और उससे हार ही नहीं मानी गई, बल्कि वो डट के खड़ा हो गया, नहीं जी नहीं, मैं वो इलेक्शन ले लिया, उन्होंने चोरी कर लिया, आधी रात को RO तब्दील कर दिया, और करके जैसे भी किया। तो मियाँ साहब कहते हैं इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। हौसला तो आप तब हार गए जब आपने हौसला ही नहीं किया अपनी हार तस्लीम करने का। एक और बात मियाँ साहब ने कही कि मेरे 3-4 साल में डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। ये बयान जो है मैंने
चेक किया, सारा डाटा निकाला 2013 से लेके 2017 तक का, तो उस डाटा के मुताबिक रुपए की कदर कम हुई थी। मियाँ साहब कह रहे हैं कि डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। जब मियाँ साहब की हुकूमत आई तो 98 का था। जब मियाँ साहब की हुकूमत खत्म हुई, यानी मियाँ साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया, बाद में भी मियाँ साहब की अपनी हुकूमत थी, शाहिद खान अब्बासी को लगाया गया था, इसहाक डार ही वजीर खजाना थे, लगभग 110 के आसपास, 98 से इनको मिला था। इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी तो 129 रुपए का था, यानी मियाँ साहब को जब हुकूमत मिली थी तो डॉलर था 98 का, इमरान खान साहब को जब हुकूमत मिली थी तो डॉलर था 129 रुपए का। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को 178 की मिली और आज 278 रुपए का डॉलर है, और ये 300 से ऊपर भी जा चुका है। बीच में इतना ज़्यादा एक जंप लगा था, लेकिन आज 278 रुपए का ये बहुत महंगा है। और ये इसहाक डार साहब की पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पे पहुंचा, ये बात सारे मानते हैं। आप जब भी कभी पाकिस्तान का पूरा ऑडिट कर लें आप इकोनॉमी का, तो आपको पता चलेगा कि इसहाक डार साहब के फैसलों ने कितना नुकसान पहुंचाया। और मियाँ साहब के लगाए हुए जो IPPs थे, जो मियाँ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में लगाए, उन IPPs ने जो बिजली के मंसूबे लगाए गए, जिनमें यह मुआहदा किया गया कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको बिल अदा करेंगे, ये जो मुआहदा किया गया, जिन लोगों के साथ किया गया जिसमें बड़े बड़े कमीशन थे, इन मुआहदों ने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ के रख दी। आज मियाँ साहब कहते हैं जी हम कमाल काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब दिन ब दिन हालात बेहतर कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि मईशत भी नीचे जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। डॉलर देखें आपके सामने, पेट्रोल की कीमतें पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा हमने बढ़ा दी हैं, बदअमनी भी पाकिस्तान में बढ़ रही है। जब सारे हालात लगातार खराब हो रहे हैं तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि उनका भाई बहुत अच्छे काम कर रहा है। और जब इमरान खान ने पूरी दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था कोरोना वायरस के खिलाफ, तो मियाँ साहब कहते हैं वो दौर बहुत बुरा था। देखें, किसी की अच्छी चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। मियाँ साहब ने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं, यानी जब एक प्रेशर आया मियाँ साहब के ऊपर, जब एटमी धमाका करना था, तो कम से कम उस दौर में एस्टेब्लिशमेंट ने किया हो, मियाँ साहब ने किया हो, मिलजुल के इन्होंने एटमी धमाके तो कर ही दिए थे ना, तो ये क्रेडिट जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त थे उन सबको जाना चाहिए। तो इमरान खान को भी बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट जाना चाहिए। मियाँ साहब को अपना दिल बड़ा करना चाहिए कि बहुत सारे काम इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे किए थे, जिन पे आजकल उनकी बेटी, उनका भाई जाकर अपने नाम की तख्तियां भी लगा लेते हैं बाद औक़ात। नादरीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि आइन और कानून सियासी जमातों को एहतजाज की इजाज़त देता है, लेकिन वो सहूलत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मैसर नहीं है, यानी ये इन्हें वो सहूलत नहीं दी जा सकती क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर 9 मई का इल्ज़ाम है, ये राणा सनाउल्लाह ने कहा। तो मामला ये है कि कल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की किसी और पॉलिटिकल पार्टी से अगर लड़ाई हो जाएगी तो वो उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाएं और वो ये कहें कि इनको हमने कोई जलसा जुलूस नहीं करने देना, कोई सियासी एक्टिविटी हमने इनको नहीं करने देनी, ये इलेक्शन जीतेंगे भी तो हमने इनको नताइज नहीं देने, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? देखिए, 9 मई अपनी जगह पे है, वो अब एक कानूनी मामला है, वो अदालतों में चलने दीजिए, वहां पे सबूतों की बुनियाद के ऊपर फैसले होने दीजिए। अदालतें जाने और 9 मई जाने, आप सबूत ले आए, CCTV फुटेज ले आए, बाकी चीज़ें ले आए, शवाहिद ले आए, उसकी बुनियाद पे आप लोगों को सजा दिलवाएं। कई जगह पे लोग बाइज्जत बरी भी हुए हैं, कई जगह पे लोगों को सजाएं भी हुई हैं। तो 9 मई को खालिसतन एक कानूनी मामला रहने दिया जाए तो बेहतर है। अब इसकी बुनियाद पे आप ये तय नहीं कर सकते कि लोगों को ये हक ही नहीं है कि वो एहतजाज करें, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप फर्ज कर लेंगे 9 मई में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग एहतजाज करने निकले भी, अव्वल तो तहरीके इंसाफ बड़ा कैटेगोरिकली कहती है, इमरान खान साहब भी, कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और CCTV चोरी जिन्होंने की है, CCTV फुटेज, वही इसके लिए जिम्मेदार है। और वो ये कहते हैं कि जानबूझकर नकाब पोश भेजे गए जिन्होंने तोड़फोड़ की है, हमारा तो इससे लेने देने ही कोई नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन आप फर्ज कर लें कि अगर फिर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तो करोड़ों उनके वोटर्स हैं, आप चंद हजार लोगों की बुनियाद के ऊपर कैसे फैसला कर सकते हैं? चंद 100 या चंद हजार लोगों की बुनियाद के ऊपर आप कैसे कर सकते हैं कि करोड़ों लोगों का आप हक ही छीन लेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये ज्यादती है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने की। शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। मरवत साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से निकाल दिया था, उन्होंने दावा किया है कि जनरल फैज उनके ख्याल में रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुदाखलत कर रहा था और उसने जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात भी की थी, जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत ने कहा कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम गिरफ्तार हुआ था। असल में ये गिरफ्तार नहीं हुआ था, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम जो है, इसको बाकायदा अगवा किया गया था 13 और 14 अगस्त की रात को 2024 में। फिर काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद इसका पता चलता है और ये मिल जाता है, फिर इसकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। इसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इसने सहूलतकारी की है किसी गैर मुल्की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की शख्सियत की राब्ता करवाने में इमरान खान साहब के साथ, यानी इमरान खान साहब के किसी गैर मुल्की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की शख्सियत के साथ राब्ता करवाने में या मैसेजिंग करने में, पैगाम रसानी में सहूलतकारी की है इस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने।
یہ اس کے اوپر الزام تھا. یہ والا الزام تو آج تک کبھی نون لیگ نے بھی نہیں لگایا. یہ والا الزام تو آج تک عمران خان کے بدترین دشمنوں نے بھی نہیں لگایا کہ جنرل فیض جیل میں گیا اور جا کر عمران خان صاحب سے ملا. یہ الزام شیر افضل مروت صاحب نے لگایا. اب عمران خان صاحب کی میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی جلدی کیسے پہچان لیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنا ضروری ہے یا شیر افضل مروت سے اپنی راہیں جدا کرنا بہت ضروری ہے. آپ فرض کریں اگر عمران خان صاحب کو تاخیر ہو جاتی اور عمران خان صاحب کو پہلے ہی قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا اور اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب جو کہتے رہتے, ہر ایک کو یقین کرنا پڑتا اور وہ بات رجسٹرڈ ہو جاتی. آج اگر شیر افضل مروت کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیونکہ انہیں پارٹی سے نکال دیا لہٰذا اب یہ بدلہ لے رہے ہیں یا غصے میں ہیں مروت صاحب. لیکن اگر عمران خان صاحب انہیں پارٹی سے نہ نکالتے اور قید تنہائی میں چلے جاتے تو آج جو بھی شیر افضل مروت کہہ رہے ہوتے اس کے اوپر جو ہے وہ پورے آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر بریکنگ اور پھٹے اور سب کچھ چل رہے ہوتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن شیر افضل مروت, عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور وکیل شیر افضل مروت نے یہ بھی کہہ دیا وہ بھی کہہ دیا. تو عمران خان نے لکیلی ٹائملی اس بارے میں فیصلہ کر لیا تھا. طارق فضل چودھری صاحب نے ایک بات کی اور یہ بڑی درست بات ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. طارق فضل چودھری صاحب نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت 10 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. وہ سرکاری گاڑی, سرکاری سٹاف اور دوسری تمام سہولیات استعمال کر رہے ہیں, صرف کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آتے. یہ کس طرح کا احتجاج ہے؟ اسلام آباد کیوں آنا ہے احتجاج تو پشاور میں ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کی کہ جناب اگر آپ نے چھوڑ دیا, آپ آ ہی نہیں رہے, آپ کام ہی نہیں کر رہے, تو پھر آپ سہولیات کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ تو ویسے بھی سرکاری وسائل ہیں اور یہی تو مقدمہ ہے پاکستانیوں کا کہ اگر آپ کام نہیں کرتے تو پھر آپ پیسے کس بات کے لیتے ہیں. یعنی 10 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے, وہ سرکاری گاڑی بھی نہیں واپس کر رہے, سٹاف بھی نہیں واپس کر رہے اور دیگر تمام سہولیات بھی استعمال کر رہے. اگر تحریک انصاف نے چیزیں واپس کی ہیں تو مجھے بتا دیں, میں اگلے ویلاگ میں کہہ دوں گا. لیکن طارق فضل چودھری صاحب نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اس سے پہلے کچھ صحافیوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے تردید نہیں کی تھی, بلکہ ایک کوئی پاکستان تحریک انصاف کے صاحب ہیں, میں نے وہ ان کے قریب گاڑی میں جا کے صحافی نے پوچھا بھی تھا کہ گاڑی کب واپس کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ گاڑیاں آپ پھر کس کیپیسٹی میں رکھ رہے ہیں, یہ سٹاف آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں, سہولیات اور مراد آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں جب آپ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاسوں میں جا ہی نہیں رہے. اگر آپ نے استعفے دے دیے تو ساری چیزیں واپس کیجئے. استعفے آپ نے دے دیے, کام آپ وہاں ٹکے گا نہیں کر رہے اور چیزیں اور سہولیات ساری آپ نے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ قوم کا پیسہ, ہم غریب لوگ ہیں, ہم بہت غریب قوم ہے, بہت ایک ایک روپیہ ہم جمع کرتے ہیں. ایک تو ہمیں حکمران ایسے نالائق اور نکھٹو ملے, وہ پاکستانیوں کا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں, اوپر سے اپوزیشن بھی ایسی ملی ہے کہ وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتی ہے. تو یہ نشاندہی طارق فضل چودھری صاحب نے ٹھیک کی ہے, گو کہ خود بھی وہ فارم 47 کے اوپر منتخب ہو کر آئے تھے, لیکن بات انہوں نے ٹھیک کی اور یہ تانا ان کا بالکل درست ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ تمام چیزیں واپس کرنی چاہیے اگر ان کے پاس ہیں تو. ناظرین, صالح ظافر صاحب کو جو ایک ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا, اس کے بعد انہیں ٹی وی چینل پہ پوچھا گیا کہ آپ نے وہ جو خبریں دی تھیں, بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں آپ نے دی تھیں وزیر اعظم کے حوالے سے, نواز شریف کو جب گرفتار کیا گیا, شہباز شریف کو جب پکڑا گیا, تو بڑی نجی قسم کی, بڑی گھٹیا قسم کی خبریں تھیں جو آپ نے دی تھیں. تو آپ نے وہ کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں تو اپنی خبروں پہ آج بھی قائم ہوں. لیکن آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ میاں صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا, صالح ظافر اپنی خبر پہ آج بھی قائم ہے. وہ اپنی خبر پہ ڈٹ گئے اور میاں صاحب انہیں ایوارڈ دینے پہ ڈٹ گئے. یہ ہوا پتہ کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور کچھ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہ آپس میں کبھی کبھی لڑتے بھی ہوتے تھے. تو یہ ایک دوسرے کے سخت مخالف ہونے کے بعد جب یہ اکٹھے ہو گئے نا, تو اب وہ سارے لوگ بھی ان کو تحفے میں مل گئے, جہیز میں مل گئے سارے لوگ. اب ان کو بھی نہ ان کو زہر مار کر نہیں پڑتا ہے, یعنی اب دوائی سمجھ کے یہ زہر پی لیں تو ان کو پینا پڑتا ہے بیچاروں کو. تو یہ حالات ہیں. اب جو ان کو نام دیا جاتا ہے یہ اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بھی ہے, اس کا بھی نام جاری کیا جائے. ناظرین, امریکہ میں سینٹ کام نے یعنی امریکن فوج نے ایک نقشہ جاری کیا ہے. یہ نقشہ آپ دیکھیے, اور اس نقشے کی نشاندہی کی ہے مختلف حلقوں نے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ کلیش رپورٹ نے بھی اس کے بارے میں انفارم کیا اور کئی لوگوں نے کہ یہ جو نقشہ ہے یہ مڈل ایسٹ کا ہے اور اس میں اسرائیل کو دکھایا گیا ہے, غزہ کو یا فلسطین کو الگ سے نہیں دکھایا گیا. تو کیا اس کے اوپر ہم بورڈ آف پیس میں کوئی احتجاج کریں گے, کوئی آواز اٹھائیں گے کہ امریکن فوج کی جانب سے, سینٹ کام کی جانب سے جو نقشہ جاری کیا گیا اس میں سعودی عرب بھی ہے, عراق بھی ہے, جارڈن بھی ہے اور اس کے بعد اسرائیل بھی ہے, لیکن غزہ کا یہاں پہ کہیں پہ کوئی نشان یا نام نہیں رکھا گیا. بڑا انفارچونیٹ ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب غزہ کا وجود نہیں رہے گا, غزہ سے تمام فلسطینیوں کو نکال دیا جائے گا اور غزہ کو ویسا ہی بنایا جائے گا جیسا پلان جیرڈ کشنر کا تھا, جس پلان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بات بھی کی تھی. ناظرین, 3
ایرانی پائلٹس جو ہیں ان کا ایک رولا پڑ گیا، وہ مسنگ ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران نے قطر پر الزام لگایا ہے کہ 3 ایرانی فوجی پائلٹ جو گئے تھے ایک اٹیک کرنے کے لیے امریکہ کے اوپر، امریکی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر وہ اٹیک کرنے کے لیے گئے تھے، اور 2 مارچ کو دشمن کے فوجی اڈے کے خلاف مشن کے دوران قطر کے اوپر ان کے طیارے گرے تھے، اور یہ ایران کی جانب سے پہلی بار عوامی سطح پر اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ جو 3 پائلٹ ہیں وہ زندہ ہیں، اور انہیں قطر نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور انہیں ان کے خاندانوں سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ریڈ کراس پر زور دیا کہ وہ ان سے ملاقات کریں اور ان کی رہائی کو یقینی بنانے میں مدد کریں۔ یہ امپورٹنٹ ہے بہت کہ ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے 3 ایسے پائلٹ ہیں، جب وہ امریکن تنصیبات کے اوپر اٹیک کر رہے تھے تو وہ پائلٹ ان کے وہاں پہ قطر میں ان کے ایئر کرافٹ گرے اور وہ وہاں پہ اتر گئے اور انہیں پکڑ لیا گیا، اور وہ اب قطر کی حراست کے اندر ہے اور وہ ان کے قبضے میں ہے، لیکن ان کی خاندان سے اور کہیں پہ رابطہ نہیں کروایا جا رہا۔ قطر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ایک آدھے دن میں موقف آئے گا، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔